हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। आपके विज्ञान विषय के सभी अध्याय के जो अभ्यास के प्रश्न है उन सभी को मैंने बहुत अच्छे से पहले से सॉल्व करा रखा है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज, जिसमें हम प्रत्येक अध्याय के आपकी बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। यह दिया गया है बहुचयनात्मक प्रश्न यानी अबशब्द वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। यानी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है उनके स्तर को पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने के लिए मिट्टी में हम क्या मिलाते हैं? बीज, खाद, कीटनाशी या जल? तो इसका सही जवाब होगा ब, खाद मिलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है। जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी अगर हम फसल बोते हैं तो उससे भूमि में कौन से तत्व की मात्रा बढ़ जाती है? तो उसका सही जवाब होगा वो होगा नाइट्रोजन। जब मृदा के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है तो हमें फलीदार पौधों को बोना चाहिए। इससे मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो पर्याप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। पारंपरिक तरीके का मतलब है कि जिस तरीके का उपयोग पुराने कई वर्षों से होते हुए आ रहा है। तो इनमें से ऐसा कौन सा तंत्र है जिसका उपयोग प्राचीन समय से नहीं हो रहा है? चैन पंप, ढेकली, ड्रिप तंत्र या रहट? तो इसमें जो ड्रिप तंत्र है ये पारंपरिक नहीं है, ये आधुनिक सिंचाई प्रणाली का साधन है जिसका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जो हार्वेस्टर यंत्र होता है उसका उपयोग खरपतवार हटाने में किया जाता है। किसको हटाने में? खरपतवार को हटाने में किया जाता है। अब ये खरपतवार क्या होती है? तो फसलों के साथ उगने वाले जो अनावश्यक पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे, या जो घास होती है वो होती है खरपतवार। ठीक है, हमारे पेड़ पौधों या फसल के साथ जो अनावश्यक, जो जरूरी नहीं होते हैं, वो बिना काम के जो घास फूस या जो पेड़ पौधे छोटे छोटे उग जाते हैं उन्हें कहते हैं खरपतवार। और इसको हटाने के लिए हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न अंतराल पर यानी थोड़े थोड़े समय के गैप पर खेत के अंदर जल देने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं सिंचाई। खेतों में समय समय पर पानी देने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिंचाई कहते हैं। ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, केंचुए तथा सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं ह्यूमस। केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलट करके पोला करते हैं और क्या बनाते हैं? ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अगला, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो मिट्टी को उलटने पलटने और जो पोला करने की प्रक्रिया है उसे हम बच्चों कहते हैं जुताई। क्या कहते हैं? उसे हम जुताई कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खाली जगह फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। खाली जगह फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। तो फसल को खनिज पदार्थ कौन प्रदान करता है? तो वो होती है मिट्टी। मिट्टी फसलों को क्या करती है? खनिज पदार्थ प्रदान करती है। अगला है, खरपतवार हटाने को खाली जगह कहते हैं। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई गुड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई गुड़ाई कहते हैं खरपतवार हटाने की क्रिया को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित कथनों पर सत्य और असत्य अंकित कीजिए। पहला प्रश्न है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें होती हैं। तो शीत ऋतु के अंदर उगाई जाने वाली जो फसलें हैं क्या वो खरीफ फसलें होती हैं? तो ये कथन गलत है। वो फसलें कौन सी होती है? वो फसलें बच्चों होती है रबी की फसलें। अगला है, अच्छी उपज के लिए यानी अच्छी पैदावार के लिए बुवाई से पहले मिट्टी को भूर-भूरा करना आवश्यक है। यानी मिट्टी को बिल्कुल एकदम रेतीला जैसा करना, बिल्कुल छोटा छोटा करना क्या जरूरी है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये कथन सत्य है।
अगला है उर्वरक से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, यानी उर्वरक डालने से क्या मिट्टी का गठन या जो संगठन है वो सुधर जाता है? नहीं, उर्वरक डालने से केवल पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। अगला है खरपतवार हटाने को कटाई कहते हैं, गलत। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई करना कहते हैं। दाने से भूसे को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। दाने को भूसे से अलग करने की जो क्रिया है उसे थ्रेसिंग कहते हैं। अगला है उर्वरक एक कार्बनिक लवण है, क्या उर्वरक एक कार्बनिक लवण है? तो बिल्कुल सत्य बात है, उर्वरक कल कारखानों अथवा फैक्ट्रियों में निर्मित एक कार्बनिक लवण या रसायन है। यह था आपका प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। पहला है कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है जुताई के लिए, खेतों को जोतने के लिए। फिर है सीड ड्रिल, तो सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है बुवाई करने के लिए। फिर रेहट का उपयोग सिंचाई करने के लिए। और हार्वेस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कटाई करने के लिए, यानी खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का प्रश्न संख्या 2 मिलान कीजिए। पहला है थ्रेसिंग, तो थ्रेसिंग इसके लिए काम आता है? तो थ्रेसिंग काम आता है आपके बीजों को भूसे से अलग करने के लिए, ये थ्रेसिंग है। ठीक है, थ्रेसिंग ऐसे लिखते हैं, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग है बीजों को भूसे से अलग करने के लिए। फिर निराई का मतलब क्या होता है? खरपतवार हटाना। फिर सिंचाई का मतलब क्या होता है? खेत में जल देना। और जुताई का मतलब क्या होता है? मिट्टी को पोला करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न भी मिलान करने वाला है। इसमें है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक प्रकार का पोषक तत्व है। ठीक है, यूरिया क्या काम करता है? उर्वरक का काम करता है। वर्मी कंपोस्ट, ये भी एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का खाद है। फिर 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक प्रकार की खरपतवार नाशी है, जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम में ले जाने वाला रसायन या दवाई है। ठीक है, आगे अति लघुरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है एनपीके से क्या आशय है, यानी एनपीके क्या होता है? तो एनपीके एक मिश्रित उर्वरक है। क्या है? एक मिश्रित उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, देखो एन से मतलब नाइट्रोजन, पी से मतलब फास्फोरस और के से मतलब पोटेशियम। तो एनपीके क्या है? एक प्रकार का मिश्रित उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों ही पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगला, मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति की एक विधि का नाम लिखिए, यानी मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का चक्रण चलता रहे या पर्याप्त मात्रा में बनता रहे, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व बने रहे, इसके लिए एक विधि का नाम, तो वो है फसल चक्रण। यानी हम एक के खेत के अंदर अलग अलग फसलों को बोए ताकि खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व है वो बने रहे। अगला, फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु का जो नाम है वो होता है राइबोजियम बैक्टीरिया। क्या होता है? राइबोजियम बैक्टीरिया। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला, सिंचाई में उपयोगी पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। पारंपरिक का मतलब है जिनका उपयोग पुराने समय से होता आ रहा है, जैसे मोट या जिसे गिरनी कहते हैं, चैन पंप, ढेकली और रहट। ये वो तंत्र है जिनका उपयोग प्राचीन समय से खेतों में पानी देने के लिए किया जाता था। अगला, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो मछली से प्राप्त जो तेल होता है उसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला है, खरपतवार नाशी के छिड़काव का उचित समय क्या है? तो खरपतवार पौधों में पुष्पन और बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव कर देना चाहिए। यानी पौधों के अंदर जब फूल लग रहे होते हैं या बीज बन रहे होते हैं उससे पहले खरपतवार नाशी का छिड़काव कर देना चाहिए, ताकि फसल के साथ जो अनावश्यक, जो बिना काम के छोटे छोटे घास फूस या जो भी पेड़ पौधे उगे हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे और फसलों को नुकसान नहीं होगा। अगला है, विनोइंग से क्या आशय है? तो अनाज के दानों को भूसे से अलग करने के लिए जो फटकारने की विधि होती है या जो फटकने की विधि होती है उसे ही कहते हैं विनोइंग। दानों को भूसे से अलग करने के लिए जो फटकने की विधि होती है उसे कहते हैं विनोइंग। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण कहां पर करते हैं? तो ये करते हैं साइलो और भंडार गृहों के अंदर
बीजों का बहुत बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। होली के त्योहार पर काटी जाने वाली 2 फसलों के नाम, तो वो कौन कौन सी है, रबी की फसलें हैं, गेहूं और चने की फसल। आगे बढ़ते हैं, कटाई ऋतु के साथ आने वाली किन्हीं 2 पर्वों या त्योहारों के नाम लिखिए जो कटाई ऋतु के साथ आते हैं। जैसे दीपावली, इस समय कौन सी फसल काटते हैं, आपकी खरीफ की फसल, और होली के समय कौन सी फसल काटते हैं, आपकी रबी की फसल। आगे बढ़ते हैं, लघुरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिंचाई की 2 पारंपरिक और 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखने हैं। तो 2 पारंपरिक विधि कौन कौन सी है, गिरनी और ढेकली, और 2 आधुनिक विधि कौन सी है सिंचाई की, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, या कह सकते हैं छिड़काव तंत्र और फव्वारे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, समझाइए। तो आप सब जानते हैं फसलों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है, वो फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और सामान्यतः जून से सितंबर तक की अवधि होती है, यानी जून के आसपास बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि फसलें शामिल होती है। फिर बात करें रबी की फसल, तो ये फसल शीत ऋतु यानी सर्दियों के अंदर तैयार होती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि सब रबी की फसल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मिट्टी क्या है और ये पौधों के लिए क्यों आवश्यक है। तो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की ऊपरी परत जिसके अंदर पौधे उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी की ऊपर वाली जो सतह होती है, जो परत होती है जहां पर पेड़ पौधों को उगाया जाता है, उसे मिट्टी कहते हैं। कृषि में मिट्टी के निम्नलिखित कार्य है। पहला, मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सारे जो आवश्यक पोषक तत्व है वो प्रदान कराने का कार्य करती है। मिट्टी उगते हुए पौधों को जल प्रदान करती है। फिर मिट्टी पौधों की जड़ों को वातन द्वारा ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाती है। मिट्टी पौधों की जड़ों को मजबूती से पकड़कर रखती है, जिसके सहारे फसलों के पौधे खड़े रह पाते हैं। इस तरह ये मिट्टी के प्रमुख कार्य है। पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है, पौधों को जल प्रदान करती है, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाती है और पौधों की जड़ों को मजबूती से पकड़कर पौधों को दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फसल के बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है, यानी फसलों के लिए जो बीजों को चुनने का कार्य है वो कैसे किया जाता है। तो बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ और कैसे बीज होते हैं, बिल्कुल स्वच्छ बीज होते हैं। अच्छे बीज से फसल की मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है तथा फसल गुणात्मक दृष्टि से भी अच्छी होती है। अच्छे बीजों को पानी में डालने पर वे पानी में बैठ जाते हैं, वो भारी होते हैं, और पानी पर तैरने वाले बीज खोखले होते हैं और कैसे होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं। अतः बीजों को चयन करते समय हमें उन बीजों को पानी के अंदर डाल देना चाहिए कुछ समय के लिए। इससे जो खराब बीज होंगे वो तैरकर ऊपर आ जाएंगे और जो स्वस्थ और अच्छे बीज होंगे वो नीचे तली के अंदर जमा हो जाएंगे, और जो बीज नीचे तली के अंदर जमा होंगे उन्हीं बीजों का हमें उपयोग फसल बोने के लिए करना चाहिए। अगला प्रश्न है, उर्वरक क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से क्या होते हैं, समृद्ध होते हैं। उर्वरक क्या है, रासायनिक पदार्थ है, केमिकल पदार्थ है जिसके अंदर जो पोषक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों के अंदर किया जाता है। और जो उर्वरक है वो सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास और एनपीके। एनपीके के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही उर्वरक पर्याप्त मात्रा में, तीनों ही जो पोषक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। अब इसके लाभ क्या है, तो उर्वरक के उपयोग से हमें गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। लेकिन नुकसान भी है कि धीरे धीरे भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अधिक उर्वरकों के उपयोग से क्या क्या हानियां हैं। आगे हानियां, तो हानियां क्या है, इससे मिट्टी की उर्वरता में क्या आती है, कमी आती है। मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। इससे मिट्टी में ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, यानी क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। इसके अलावा और क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब उर्वरक के नुकसान है। आगे बढ़ते हैं, खाद क्या है, इसके लाभ क्या है।
अथवा इसका दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है, जैविक खाद को उर्वरक की तुलना में अच्छा क्यों माना जाता है, कोई 3 कारण लिखिए। तो खाद क्या है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कहां से प्राप्त होता है, गोबर, मानव अपशिष्ट यानी मलमूत्र, पौधों के अवशेषों के विघटन से क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। जैविक खाद को उर्वरक की तुलना में बहुत ही अच्छा माना जाता है और खाद के उपयोग से हमें निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, इससे मिट्टी की जल धारण करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। दूसरा क्या फायदा है, मिट्टी कैसी होती है, भूरभूरी और सरंध्र होती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय आसानी से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या यानी केंचुओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है और वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं। इससे मिट्टी के गठन को सुधारने में भी ये सहायक है। अतः खाद हमारे लिए क्या है, उर्वरक की तुलना में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ठीक है, अतः हमें उर्वरक की बजाय प्राकृतिक खाद का ही उपयोग करना चाहिए। अगला, फसल चक्रण क्या है, समझाइए। तो फसल चक्रण में होता क्या है, इस क्रिया में एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल को एकांतर क्रम में उगाकर तैयार करते हैं। जैसे हमने इस बार बोए गेहूं, ठीक है, फिर क्या बोएंगे, इधर समझ लीजिए बो दिया ज्वार, ठीक है, फिर अगली बार क्या बो दिया, गेहूं के बाद अगली बार समझ लीजिए और कुछ बो दिया, जैसे सरसों बो दिया, ठीक है, फिर क्या बो दिया, फिर वापस गेहूं बो दिया। यानी कि एक ही फसल को बार बार न बो के दूसरी फसल बोते हैं एक चक्र के अंदर। ठीक है, इससे होता क्या है कि मृदा के अंदर जो पोषक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में बने रहते हैं। यदि हम एक ही भूमि पर बार बार एक ही फसल बोएंगे तो फिर क्या होगा, किसी विशेष पोषक तत्व की उसके अंदर कमी हो जाएगी और कोई विशेष पोषक तत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे धीरे धीरे मृदा के अंदर जो पोषक तत्वों का जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जैसे एक फसल में किसान फलीदार फसल उगाकर दूसरी बार गेहूं की फसल तैयार करता है, इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी भी नहीं होती है। तो इस प्रकार की फसल से भूमि में पोषकों की जो प्रतिपूर्ति है वो हो जाती है, यानी मृदा के अंदर जो पोषक तत्वों का स्तर है वो पर्याप्त बना रहता है। ठीक है, तो फसल चक्रण का मतलब क्या है कि एक भूमि पर लगातार एक फसल को ना बो के अलग अलग समय में अलग अलग फसलों को बोया जाता है। इससे मृदा के अंदर पर्याप्त पोषक तत्व बने रहते हैं और मृदा उपजाऊ भी बनी रहती है। अगला है, पौधों को जल क्यों आवश्यक है, समझाइए। पौधों के अंदर जल देना क्यों जरूरी है, समझाइए। तो पौधों के लिए जल का महत्व क्या है, तो पौधों के लिए जल बहुत ही जरूरी है। पौधों में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है। दूसरा, पौधों के फूल, फल और बीज की वृद्धि और परिवर्धन में भी जल अति आवश्यक है। फिर जल पौधों को जड़ों के द्वारा प्राप्त होता है। जल के साथ साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है और वो पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। बीजों का अंकुरण शुष्क अवस्था में असंभव है, अतः जल के माध्यम से ही बीजों का क्या होता है, अंकुरण भी होता है। पौधों में पोषकों का स्थानांतरण जल के द्वारा ही होता है। पौधों के अंदर जो पोषक तत्व है उनका स्थानांतरण विभिन्न भागों में जल के माध्यम से ही होता है। जल ही फसल को पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। जल ही पौधों की पाले, और पाले का मतलब है बहुत ज्यादा ठंड, ठीक है, और गर्म हवा से क्या करता है, रक्षा करता है। अतः अच्छी फसल के लिए हमें नियमित रूप से खेतों में क्या करना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, यानी पानी देते रहना चाहिए। अगला है, असमतल भूमि में सिंचाई की सबसे कारगर विधि कौन सी है, इस विधि का वर्णन कीजिए। कैसी भूमि है, असमतल, उबड़ खाबड़। तो इसके लिए जो सिंचाई का सबसे बढ़िया तरीका है वो है छिड़काव तंत्र, मतलब है फव्वारा पद्धति। कौन सी पद्धति, फव्वारा पद्धति। ठीक है, अब छिड़काव तंत्र में होता क्या है, तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इस विधि के अंदर ऊर्ध्व यानी खड़े पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, यानी वही फव्वारों की बात हो रही है। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से क्या होता है, तेजी से बाहर निकलता है। और इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे क्या हो रही हो, जैसे वर्षा हो रही हो। आप सबने फव्वारे देखे होंगे। फव्वारों में क्या होता है, एक मेन पाइप होता है जहां से पानी सप्लाई होता है और उससे कुछ दूरी पर फव्वारे लगे होते हैं। एक खड़ी पाइप लगी होती है लोहे की, उसके ऊपर नोजल लगी होती है। जैसे ही उस मेन पाइप से पानी गुजरता है तो उन खड़े हुए छोटे छोटे जो पाइप है उनमें पानी पहुंचता है और जब दाब के साथ पहुंचता है तो वो नोजल क्या होती है, घूमने लगती है, जिससे पानी चारों दिशाओं में क्या होता है, छिड़कता रहता है जैसे वर्षा हो रही है। तो ये तरीका कहां पर काम का है, जहां पर भूमि कैसी हो, असमतल हो, उबड़ खाबड़ हो,
और पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो, वहां पर सिंचाई के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, फसल की कटाई से क्या आशय है, इसके लिए किन किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो जब खेतों के अंदर खड़ी फसल पककर तैयार हो जाती है तो इसे काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। कटाई की प्रक्रिया में या तो पौधों को खींचकर जमीन से उखाड़ लेते हैं या फिर उसे धरातल के निकट से क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। फसलों की कटाई के लिए जो काम में ले जाने वाले उपकरण है वो है हसिया या दराती या हार्वेस्टर। हमारे देश में आज भी फसलों की कटाई अधिकतर हाशिए और दराती के द्वारा की जाती है। और फसलों की कटाई के लिए हार्वेस्टर नामक जो उपकरण है वो फसल काटने के लिए यंत्र का उपयोग भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो फसल काटने के लिए 3 यंत्र काम में ले जाते हैं, या तो हाशिया, दराती या हार्वेस्टर। ठीक है, आगे यदि लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में राइबोसोम हटा दिया जाए तो क्या होगा। यानी जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जो ग्रंथिकाएं हैं, जो जड़ होती है, उन जड़ की ग्रंथिकाओं में से अगर हम राइबोसोम जीवाणु यानी बैक्टीरिया को हटा दे तो क्या होगा। तो राइबोसोम बैक्टीरिया ग्रंथिकाओं में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है, यानी कि मृदा के अंदर नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन पोषक तत्व की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और पौधों का जो विकास है वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो राइबोसोम जीवाणु है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं। तो यदि राइबोसोम को हटा देंगे तो नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसकी मृदा के अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और धीरे धीरे पौधों का विकास होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। अगला प्रश्न है निबंधात्मक, कृषि उत्पादों का भंडारण कैसे किया जाता है। भंडारण का मतलब है उन्हें एक जगह स्टॉक कैसे किया जाता है। तो फसल के दानों को अधिक समय तक रखने के लिए उन्हें नमी, कीट, छुओं और सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखना आवश्यक होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यदि फसल के जो बीज होते हैं, जो दाने होते हैं, उनको यदि हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो फिर नमी से, कीटों से, छुओं से और अन्य छोटे मोटे जो जीव हैं उनसे बचाकर रखना जरूरी है। भंडारण से पहले दानों यानी बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। इससे नमी कम हो जाने से बीजों की कीट पीड़कों, जीवाणु और कवकों से क्या होती है, सुरक्षा होती है। इन्हें भंडारण करने से पहले बीजों को धूप के अंदर कुछ दिनों के लिए सुखाया जाता है। ठीक है, ताकि उन बीजों के अंदर जो नमी मौजूद है वो क्या हो जाए, बिल्कुल नष्ट हो जाए। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण सामान्यतः जूट के बोरों में या धातु के बड़े पात्रों के अंदर करते हैं। जो किसान है वो फसलों का जो भंडारण करते हैं या तो जूट के बोरों के अंदर या धातु के बने हुए बड़े पात्रों में, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़क जैसे कि चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग में लाई जाती है, और बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है, यानी उनके अंदर अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित बने रहें और उनमें कीड़े मकोड़े जैसी चीजें ना लगे। ठीक है, अगला है कृषि कार्य में उपयोगी निम्न औजारों का वर्णन। सबसे पहला है हल। तो हल कृषि कार्य के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण औजार है। ठीक है, इससे खेत में क्या होती है, जुताई, खाद उर्वरक को मिलाना, खरपतवार को निकालना और मिट्टी खुरचने का काम आदि किसके माध्यम से किए जाते हैं, हल के माध्यम से किए जाते हैं। यह किसका बना होता है, लकड़ी का, जिससे बैलों की जोड़ी अथवा ऊंट, घोड़ा की सहायता से क्या किया जाता है, खींचा जाता है। इसमें लोहे की क्या होती है, तिकोनी पत्ती होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, हल सेप्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर क्या होता है, हैंडल होता है, और जो दूसरा सिरा है वो जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ये होता है हल। आपने किताब के अंदर चित्र देखा ही होगा, आप एक बार चित्र देख लें, आपको हल अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा है आपका कुदाली। आप सबने देखी होगी कुदाली। ठीक है, इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी या लोहे की एक छड़ लगी होती है लंबी, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई क्या लगी होती है, प्लेट, जो कि कैसी होती है, तीखी होती है, जो ब्लेड की तरह क्या करती है, काम करती है। और दूसरा सिरा पशुओं के द्वारा क्या किया जाता है, खींचा जाता है। ठीक है, फिर है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर जुताई का आधुनिक औजार है। आजकल जुताई ट्रैक्टर के द्वारा क्या होती है, की जाती है, और ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर को जोड़ा जाता है। ठीक है,
इससे समय और शक्ति दोनों की क्या होती है, दोनों की ही बचत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके पार्ट 1 के अभ्यास के अलावा जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।